अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो है। इसमें मैं आपको गाइड करूँगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, और इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोसेस के ऊपर, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, एक्सपेंसेस क्या आते हैं, इनटेक्स क्या हैं। तो इसको हम लोग सारे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी को सब क्लास 500 के नाम से भी जानते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स को सब क्लास 500 का नहीं पता होता। तो इन केस आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा, तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट के ऊपर हमें सब क्लास 500 के नेम से उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मिलती हैं इस कैटेगरी के अंडर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ कंट्री के बारे में। इट्स द थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन अमंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, और आफ्टर यूएसए एंड यूके। और स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं उनके लिए बेसिकली ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज एक तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस कंट्री में। इसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस ऑल्सो। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, तो इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे स्टूडेंट्स को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं रिगार्डिंग देयर फील्ड ऑफ स्टडीज़। ड्यूरिंग स्टडी काम करना आपको अलाउड है, बिल्कुल। आपको ईच फोर्टनाइट पे जो है वो 48 आवर्स अलाउ हैं। मतलब आपको ऑन 7 डेज आपको 24 आवर्स अलाउड है, ऑन 2 वीक्स आपको 48 आवर्स अलाउड है। और इसके अलावा पोस्ट स्टडी वर्क की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आपको 2 से 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। और येस ऑफ कोर्स व्हाट कोर्स यू हैव चूज फॉर द फर्दर स्टडीज़, तो उसकी बेसिस पे आपको ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट स्टडी वर्क अलाउड है। डिवीजन वाइज बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली बेस्ड ऑन 6 मेन स्टेट्स एंड 2 टेरिटरीज, जिसके ऊपर ये डिवाइडेड है। बहुत अगर फेमस सिटीज़ की बात करें तो मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, एडिलेड, ये सब सिटीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अगर हम लोग सर्कल में बात करें तो बहुत ज़्यादा फेमस। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया में जब भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए सोचता है तो सबसे पहले वो सर्च आउट करता है व्हाट ऑप्शंस अ स्टूडेंट हैव। उसमें वो कुछ लेवल वाइज यूनिवर्सिटीज़ की डिवीजन के ऊपर भी जाता है। स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, लेवल 2 की यूनिवर्सिटी है। तो लेवल 1 की और लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली जो डिफरेंस है, लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर जो कि हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर होती हैं, और उनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। मोस्टली टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ अमंग 50 और 100 के दरमियान जो इनकी रैंकिंग आती है वो यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर होती हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा ये है कि इनकी एक्सेप्टेंस रेशियो एट द टाइम ऑफ वीज़ा आपकी ज़्यादा होगी। इनकी डिमांड इन मार्केट जो है वो ज़्यादा है, इनकी कोर्सेज़ की डिमांड, तो स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स एंड फंडिंग्स के हिसाब से भी ये काफ़ी सपोर्टिव हैं। कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है। इन सब यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो इनको लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ कंसीडर किया जाता है। बेसिकली लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, दे आर स्टिल गुड ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनकी लोएस्ट रैंक होगी या फिर उनकी रेपुटेशन का कोई इशू होगा, बट येस उनकी रैंकिंग लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ से थोड़ी सी कम होगी, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल डिग्रीज़ हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। मोस्टली स्टूडेंट्स थोड़े इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि अगर हम लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो आइदर हमारे वीज़ा एक्सेप्टेंस पे आएगा इशू। अगर स्टूडेंट का प्रोफाइल अच्छा है और उसको अगर कोर्स फॉर एग्जांपल एक ऐसे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है जो लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ है, तो इट डजंट मैटर। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ये रीजनल एरिया की तरफ होती हैं, और इनका जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, तो दे आर स्टिल गुड टू गो। मोस्टली जो लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनकी अफोर्डेबल ट्यूशन फीसेस होती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इनको थोड़ा रिकमेंड करते हैं कि आप इनमें हमारा प्रोसेस करवाएं। और इसके अलावा जो है वो इनका क्राइटेरिया थोड़ा लीनियंट होता है।
एक दो हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ डिकिन है, RMIT है, इसके बाद वोलोलोंग यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ की को लेवल 2 की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लोग क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा का क्राइटेरिया क्या है, कौन से ग्राउंड्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जनरल ग्राउंड्स के ऊपर काम करती है कंट्री। एज सच आपको कोई भी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स नहीं होती जो आपको बताई जाती हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हो तो फिर हम आपको वीज़ा इशू ग्रांट कर देंगे। या फिर सबसे पहले आपने एग्जामिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, ठीक है, जिसमें आपने इंस्टीट्यूट की एग्जामिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। आपको उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आइदर उनकी एग्जामिक रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी लास्ट डिग्री में रिक्वायरमेंट मार्क्स की है, या फिर उनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई भी अदर रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो सकता है, आपका कवर लेटर हो सकता है। वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके आपने अपना एडमिशन सिक्योर करना है इन एन एक्सेप्टेबल इंस्टीट्यूट। सेकंड जो आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं, आपने अपनी कोर्स की सिलेक्शन करनी होती है। कोर्स की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इररिलेवेंट कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं या कोर्सेज शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा स्टूडेंट फॉर एग्जांपल वो हेल्थ साइंसेस पढ़ के पीछे आया और अब वो मैनेजमेंट के कोर्सेज की तरफ जाना चाह रहे हैं या बिजनेस के कोर्सेज की तरफ जाना चाह रहा है, टोटली रेलिवेंट हो जाता है, उसकी प्रोफाइल बिल्कुल मैच नहीं करती। तो उस सिनेरियो में स्टूडेंट को मुश्किल आएगी वीज़ा आउटकम पे। फिर अगेन यस, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपना प्रूव करना होता है, आपको GT रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, आपको फाइनेंशियल एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। अगर ये क्राइटेरिया आप सारा फॉलो कर लेते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में मोर और लेस एक्सेप्टेबल होते हो, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे होते हो और आप एडमिशन के लिए या वीज़ा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स का जो है वो मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेती हूँ। अंडरग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड दोनों तरह के स्टूडेंट्स एक्सेप्टेबल हैं, दोनों को ही एडमिशन ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपके पास इंटरमीडिएट किया हुआ आना चाहिए, जिसकी बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एटलीस्ट 65 to 70% मार्क्स होने चाहिए। कुछ ऑप्शन 60% पे आपको एडमिशन ऑफर कर रहे हैं, मोस्टली वो कॉलेजेस हैं और जिसकी बेसिस पे आपको वो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको रिकमेंड नहीं करते। हम स्टूडेंट को यही रिकमेंड करते हैं कि आप डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जाएं और उसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपकी परसेंटेज 65 to 70% हो, तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक ऑप्शन होता है आपके पास फाउंडेशन के कोर्सेज का या पाथवे प्रोग्राम का, जिनमें लो क्राइटेरिया के ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड कुछ कॉलेजेस जो हैं वो आपको ये कोर्सेज पढ़ा रहे होते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी B है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं, आप उसके साथ एडिशनल कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके। तो जितने भी लो प्रोफाइल के स्टूडेंट्स हैं उनको हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप इनिशियली अपनी असेसमेंट करवाएं। इसके साथ अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात की जाए तो मोस्टली आप IELTS, TOEFL एंड PT की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट के लिए आपको 6.5 की रिक्वायरमेंट होती है। PT मोस्टली आपको 58 to 60 इसको रिक्वायर्ड होता है। TOEFL में ऐसा आपको 60 to 79 के दरमियान जो है वो रिक्वायरमेंट फेस करनी पड़ती है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हाई क्राइटेरिया के ऊपर जाती हैं। अगर किसी स्टूडेंट के लो स्कोर हैं इन देयर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो इन दैट सिनेरियो वो उनको भी फिर पाथवे प्रोग्राम की तरफ या डिप्लोमा कोर्सेज की तरफ या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की तरफ रिकमेंड कर दिया जाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे गैप की। स्टडी गैप के ऊपर बात करें तो हम मोस्टली स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका 1 या 2 साल से ज़्यादा गैप है तो आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई ना करें, बिकॉज गैप जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको एम्बेसी को भी जस्टिफाई करना है, आपको यूनिवर्सिटी को भी जस्टिफाई करना है। तो मोस्टली सिनेरियोज में आप जस्टिफाई नहीं कर पाते इंटरमीडिएट के अपने गैप को, तो हम उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करते। इससे ज़्यादा गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट 2.5 से अबव CGPA या 60% मार्क्स के अबव जो है वो स्कोर्स के साथ एलिजिबल हैं। उनके पास अगर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री है, आइदर वो 2+2 प्लान है, आइदर वो 4 साल की ऑनर्स डिग्री है, 2 साल के बैचलर्स के बाद उन्होंने MBA किया हुआ 18 ईयर्स का, वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं डायरेक्ट पोस्ट ग्रेड एडमिशन के लिए। IELTS एंड PT एंड TOEFL का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे 6.5 बैंड IELTS का डिमांड करती हैं
पीटी जो है 58 to 65 स्कोर आपका एक्सेप्टेबल होता है और टॉफल आपको 75 to 79 के दरमियान आपको मोस्ट यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती हैं। पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि आप 4 to 5 इयर्स का गैप अगर आपका है स्टडी गैप तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपने जस्टिफिकेशन लाजमी देनी है। वो किसी भी सूरत में हो सकती है, अगर आपने एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन ली हुई है, आपके एक्स्ट्रा कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप उन सब के साथ अपना जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जब सिनेरियो आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर इसके साथ आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड एम्बेसी ऑल्सो। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक अच्छा सा राइट करें, जिसमें आप अपने 4 से 5 तरह की चीज़ें कवर करते हैं, जिसमें आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड कवर करते हैं, आप कंट्री ये चूज़ क्यों कर रहे हैं, आपका कोर्स का क्या पर्पस है, अपने कोर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, फ्यूचर प्लान को आपको एक्सप्लेन करते हैं एंड फंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ों को के बारे में आप एक अपना कवर लेटर लिखते हो, उसमें बताते हो कि यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, और इसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं और उसकी बेसिस पे आपको फिर यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ऑफर करती हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, जीटी एंड जीएसटी, जो मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएसटी और जीटी का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। जीटी इज़ जेन्युइन टेम्परेरी एविडेंस, जिसमें आप ज़्यादातर अपनी फाइनेंशियल एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं उनको जीटी डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, जीटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना बोलते हैं। ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ भी रिक्वायर करती हैं एंड एम्बेसी की रिक्वायरमेंट भी है ऑब्वियसली। इसमें ज़्यादातर ये होता है कि स्टूडेंट ये शो करवाता है कि जितने भी एक्सपेंसेस उसके लग रहे हैं या जो इन एक्सपेंसेस की उसको ज़रूरत है, आइदर उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है पे करने की या नहीं, या फिर उसका जो स्पॉन्सर उन्होंने शो करवाया है, क्या उनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि अगर स्टूडेंट 2 साल के मास्टर्स के कोर्स के लिए जा रहा है या 4 साल के बैचलर्स के लिए जा रहा है, तो क्या उनको 4 साल पे या 2 साल पे वो एक्सपेंसेस सपोर्ट कर सकते हैं उनके लिए या नहीं। और इसके प्रूफ्स के तौर पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, आप अपने एसेट्स के बारे में बता सकते हैं। आपका जो अगर फाइनेंशियल स्पॉन्सर आपने शो कराया हुआ है अपने पेरेंट्स को, तो आप अपने पेरेंट्स के सोर्स ऑफ इनकम शो करवा सकते हैं, जिनको वो एनुअली चेक करेंगे, जिसकी बेसिस पे वो ये डिसाइड करेंगे कि आइदर आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर ईच ईयर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। और जीएसटी की बात हम करें तो जीएसटी बेसिकली इज़ काइंड ऑफ अ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, जिसमें स्टूडेंट की बेसिकली एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स और सारी एलिजिबिलिटी के बारे में चेक किया जाता है। और मोस्टली इसका क्राइटेरिया भी इसी पे होता है कि अगर स्टूडेंट एकेडमिकली एलिजिबल है, क्या उसकी इतनी एबिलिटीज़ हैं कि वो वहाँ पे जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है, आइदर ही कैन स्पीक इंग्लिश और नॉट, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर्ली बात नहीं कर सकता या वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, तो उनको ऑब्वियसली ये डाउट होगा कि वो वहाँ पे जाके स्टडी कंप्लीट करने के लिए उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई ये 2 रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी होती हैं। अच्छा जी, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की और प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफर करती है, डिपेंड करता है आपकी, और कोई रिक्वायरमेंट बाकी रह जाती है जो कि मज़ीद उनको रिक्वायर्ड है, तो वो कंडीशनल ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका और वो आपको इशू कर देते हैं, जिसमें आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को उन्होंने इवैल्यूएट किया होता है। अनकंडीशनल आने की सूरत में आप अपना डिपॉजिट पे करते हैं, और इन केस अगर आपसे यूनिवर्सिटी इंटरव्यू वगैरह को डिमांड करी है तो वो आप परफॉर्म करते हैं। इंटरव्यू और डिपॉजिट देने के बाद यूनिवर्सिटी आपसे बैंक स्टेटमेंट डिमांड करती है। बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आगे जाके हम एक्सप्लेन करते हैं। बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एक COE कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट इशू करती है, जिसकी बेसिस पे आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। वीज़ा फाइलिंग के प्रोसेस के दौरान आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेम यूनिवर्सिटी की तरह आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपको अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देना है, आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस राइट करना है, आप अपने फाइनेंशियल एविडेंस शो करवाते हैं विद योर बैंक स्टेटमेंट, और सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने जो है वो सबमिट करवा देते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद फिर आपको आपका डिसीजन मिलता है ऑन योर IMMI अकाउंट पे।
बेसिकली इट्स एन इमिग्रेशन अथॉरिटी डिपार्टमेंट जो आपको फिर एंट्री परमिट अलाउ करता है। अच्छा जी, इसमें हम बैंक स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बैंक स्टेटमेंट का होता है आपका लिविंग एक्सपेंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपसे किसी किस्म का ब्लॉक अकाउंट, किसी किस्म की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं करता कि आप अपना लिविंग एक्सपेंस पे करके आओ। दे जस्ट डिमांड ए स्टेटमेंट जिसमें आपको प्रूफ कर रहे हो कि आपके पास इनफ एक्सपेंसेस हैं कि आप वहाँ पे अपने रहने का खर्चा बेयर कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आपका लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए। लिविंग एक्सपेंस आपका एरिया टू एरिया जो है वो वेरी करता है। इसमें आपको 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके 29,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक आपको अपना लिविंग एक्सपेंस शो करवाना होता है। इसके साथ आपको अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो कि ऑलमोस्ट 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होती है वो शो करवानी है बैंक स्टेटमेंट में, प्लस आपकी रिमेनिंग ट्यूशन डिपॉजिट। अब क्योंकि आप अपनी यूनिवर्सिटी को जो पेइंग क्राइटेरिया है दैट इज कि आप अपनी सेमेस्टर वाइज फीस पे करते हैं, तो 50% आप जब अपनी यूनिवर्सिटी को फीस पे कर देते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू शो 50% ऑफ द फी इन योर बैंक स्टेटमेंट। इस सबको आप कैलकुलेट करते हो, आप पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से जो है वो उसकी कन्वर्जन लगाते हैं। हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि जो भी करंट करेंसी रेट चल रहा हो उससे 10 to 20 पॉइंट्स ऊपर रखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि आज 280 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अगर रेट चल रहा है तो आप 310 पे रखें, या फिर 310 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के ऊपर उसको कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपीस में अपने बैंक में होल्ड करें। अकाउंट हमेशा आप जो है वो अपना ओल्ड अकाउंट 3 मंथ्स ओल्ड अकाउंट लगाएं जिसमें ट्रांजैक्शन होती रही हो, और अपनी बैंक स्टेटमेंट को एटलीस्ट आप जो है वो अप्लाई करने से 1 से 2 महीने होल्ड करें। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस के ऊपर अगर बात करें तो सबसे मेजर एक्सपेंस आपका ट्यूशन डिपॉजिट होता है। ट्यूशन डिपॉजिट पे करने का तरीका मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। आप यूनिवर्सिटी को सबसे पहले आपका जब अनकंडीशनल लेटर आ जाता है तो आप अपना 50% या फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आप उनको पे कर देते हैं। इसके अलावा आपका एक्सपेंस रह जाता है एम्बेसी का और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का। पर ईयर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पड़ती है 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, तो नाउ यू हैव टू पे $2,000 फॉर योर एम्बेसी फी। इसके अलावा एक आपको मेडिकल करवाना होता है जिसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में 17 to 20,000 PKR उसकी प्राइस है, इतनी कॉस्ट आती है। और इन सब जितने भी एक्सपेंसेस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया इनको आप पाकिस्तानी रुपीस पे कन्वर्ट करते हैं एंड देन यू कैन गेट द आइडिया कि आपको आपका एक्सपेंस कितना 1 साल का लग रहा है या फिर 1 सेमेस्टर का लग रहा है। आपके पास 3 इनटेक्स अवेलेबल हैं, फरवरी, जुलाई एंड नवंबर इनटेक्स। इन सब इनटेक्स में एडमिशन ओपन होते हैं। आपके पास जो मेजर इनटेक है दैट इज़ फेब इनटेक, और इसमें मोस्टली कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जुलाई में मोस्टली कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आप इनमें एडमिशन प्लेस करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। प्रोसेस टाइम के ऊपर अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली 3 to 4 वीक्स ले लेती हैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर देते हुए। और अगर हम बात करें वीज़ा आउटकम की तो उसका ड्यूरेशन अनप्रडिक्टेबल होता है। नॉर्मली आपको जो एम्बेसी है वो 28 डेज़ का टाइम देती है, लेकिन इससे ज़्यादा ऑब्वियसली आपको टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। आपको हम लोग हमेशा रिकमेंड ये करते हैं कि आप क्लास स्टार्ट डेट से एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स बिफोर अपना वीज़ा फाइल करें, ताकि इन केस आपको डिले आ रहा है तो आप जो है वो ज़्यादा इशू ना फेस करना पड़े यूनिवर्सिटी के टाइम पे। तो स्टूडेंट्स ये था सारा प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए। अगर इस प्रोसेस में अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है या आप लोगों के क्वेरीज हैं या आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो अभी हमारी नियर बाय ब्रांच को विजिट करें या फिर हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।